हेलो स्टूडेंट। अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक MJC 202। और टॉपिक का नाम है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस। ठीक है। जहां पर हम मेनली डिस्कस करेंगे फ्रेंचाइजी के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, साथ ही साथ ई कॉमर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे सोसाइटीज का डेवलपमेंट हो रहा है, बिजनेस भी खुद को क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा और आप पढ़कर आए होंगे कि बिजनेस बेसिकली हम कितने तरीके करते थे, तो तीन तरीके का बिजनेस हम लोग जानते थे। पहला बिजनेस हम क्या जानते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दूसरा हम क्या जानते थे, पार्टनरशिप बिजनेस। और तीसरा हम क्या जानते थे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको कि हम कंपनी कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग LLP के बारे में भी जानते हैं। बट विद द एक्सपैंडिंग नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस अपने साइज को चेंज कर रहा है। और इसी तरीके से इसी वे में बिजनेस करने का तरीका भी बदल रहा है। यानी देर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उन्हीं अपॉर्चुनिटीज में जो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी हमें दिखता है, दैट इज कंसिडर्ड फ्रेंचाइज। ठीक है। अब ये फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, इसको मैं नॉर्मल टर्म में आपको समझाने की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक व्यक्ति है राम नाम। ठीक है। राम को क्या करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। राम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। मान लो कि राम एक कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है, एक बिजनेस बनाना चाहता है। और वो बिजनेस किसका बनाना जाना चाहता है, तो पिज्जा का वो बिजनेस करना चाहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि राम ने क्या किया, एक कंपनी स्टैब्लिश की और कंपनी का नाम है राम पिज्जा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसके फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कैसा होगा, तो तुम ये बता सकते हो यहाँ पर इजली वे में कि इसके जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट होगा वो ऑल कंपनीज, यानी जो पिज्जा बेस्ड की कंपनी, यानी जो पिज्जा की कंपनी है, उसके कंपैरिजन में इसका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि राम यहाँ पर पिज्जा का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है, और राम यहाँ पर पिज्जा का बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए अपनी कंपनी ना खोलकर डोमिनोज को, ठीक है, सिंपल से मैं बात कर रहा हूँ, डोमिनोज के साथ क्या करे, एक पार्टनरशिप कर ले और डोमिनोज के नाम पर वो अपनी पिज्जा कंपनी खोल ले, तो यहाँ पर राम की जो फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट होगी एज कंपैरिजन टू उसके अपने पिज्जा कंपनी के अकॉर्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि राम का बिजनेस है, लेकिन वो किसके पेट्रोनेज को एंजॉय कर रहा है, तो डोमिनोज के पेट्रोनेज को एंजॉय कर रहा है। और क्या एंजॉय कर रहा है, तो जो भी डोमिनोज के द्वारा प्रोडक्ट इशू किए जा रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट वैरायटी को एंजॉय कर रहा है। वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो डोमिनोज अपने पिज्जा को बनाने में यूज करती है, वो सारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी राम यूज कर रहा है। और साथ ही साथ जो डोमिनोज का कस्टमर बेस पहले से मेंटेन है, उस कस्टमर बेस को भी क्या कर रहा है, राम मेंटेन कर रहा है, और राम उस कस्टमर बेस को भी इंजॉय कर रहा है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या, कि डोमिनोज की जो गुडविल मार्केट में मेंटेन है, उस गुडविल को भी राम क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। और इतना करने के लिए क्या करना पड़ रहा है राम को, कुछ नहीं बल्कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी किसको पेड करना पड़ रहा है, डोमिनोज कंपनी को पेड करना पड़ रहा है। इस टाइप का जो बिजनेस हम ऑपरेट करते हैं, दैट इज कंसीडर एज क्या, फ्रेंचाइजी बिजनेस। It means क्या, franchisee refers to a that form of business organization in which the franchisor यहाँ पर कौन हुआ, राम, जो कि फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा है। franchisor who has successful product or business model enter into a contractual relationship with other business called franchisee। यानी यहाँ पर वो क्या होगा कि एक फ्रेंचाइजर क्या करेगा, किसके साथ बिजनेस करेगा, तो फ्रेंचाइजी के साथ बिजनेस करेगा। कैसा रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, जिसके तहत फ्रेंचाइजर्स के ट्रेड नेम का, यानी यहाँ पर डोमिनोज के ट्रेड नेम का मैं बात करूं, तो फ्रेंचाइजर्स के ट्रेड नेम और गाइडेंस का फायदा उठाकर फ्रेंचाइजी अपने बिजनेस को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। और इसके बदले में इन गाइडेंस इन एक्सचेंज ऑफ अ फी डिसाइडेड अंडर द एग्रीमेंट, और यहाँ पर ये सारा काम करने के बदले में एक अमाउंट पेड किया जाएगा, दैट अमाउंट इज कंसीडर एज अ क्या, फी। और ये जो बिजनेस यहाँ पर फॉर्म होगा, दैट इज कंसीडर एज अ क्या, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। तो नॉर्मल टर्म में अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस होता क्या है, तो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा। और वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप किसके बीच में होगा, तो फ्रेंचाइजर जिसका कि वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होगा, और फ्रेंचाइजी
जो कि क्या करना चाह रहा होगा, बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाह रहा होगा, और यह दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आएंगे। फ्रेंचाइजी क्या करेगा, इस फ्रेंचाइजर के बिजनेस का नाम, गुडविल, इसके टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, और इसके बदले में फ्रेंचाइजी को क्या करेगा, एक पेमेंट करेगा। और इस तरीके से जब बिजनेस ऑपरेट किया जाएगा तो दैट बिजनेस इज कंसिडर्ड क्या, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर बेसिकली क्या करेगा, तो फ्रेंचाइजर राइट दे देगा किसको, फ्रेंचाइजी को, और फ्रेंचाइजी क्या करेगा, उस राइट के बदले में मनी पेड करेगा। दैट इज कंसिडर्ड क्या, फ्रेंचाइजी बिजनेस। ठीक है। लेकिन जब फ्रेंचाइजी बिजनेस की बात करते हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगी किसके बीच में, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में। और इस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के तहत फ्रेंचाइजर क्या करेगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी बिजनेस, वो सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी पेमेंट कौन करेगा, फ्रेंचाइजर करेगा। इट मींस क्या, कि जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि अगर राम और डोमिनोज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तो यह जो डोमिनोज फ्रेंचाइजर है, ये डोमिनोज राम के बिजनेस के ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी खर्चा उठाएगा। इट मींस कहने का कि अगर राम के बिजनेस में, यानी समझो राम ने कहीं पर एस्टैब्लिश किया है डोमिनोज का सेटअप, तो अगर उस सेटअप में एक बल्ब भी खराब हो जाएगा ना, तो उस बल्ब का भी पैसा कौन पेड करेगा, डोमिनोज कंपनी पेड करेगी। क्यों, क्योंकि ये डोमिनोज के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। फ्रेंचाइजी क्या करेगा इसके बदले में, फ्रेंचाइजी सिंपली ब्रांड नेम को एंजॉय करेगा, ब्रांड की गुडविल को एंजॉय करेगा, ब्रांड वैल्यू को एंजॉय करेगा, और इन सब के बदले में उसको क्या पेड करना पड़ेगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कितने दिनों का होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का होगा। लेकिन फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का अगर टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा होगा तो इस बिजनेस को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर ले तो मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, अपोलो क्लाइंट्स हॉस्पिटल्स है, अपोलो क्लिनिक, तो ये सारे फ्रेंचाइजी के बिजनेस है। बात करते हैं, अब जब हम लोगों ने फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी को समझ लिया या फिर फ्रेंचाइजी बिजनेस को समझा, तो हम लोगों ने क्या पाया कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज। तो जब फ्रेंचाइजर बिजनेस होगा यानी फ्रेंचाइजी की बिजनेस होगी, तो यहाँ पर दो पार्टी होंगे। पहला पार्टी कौन होगा, फ्रेंचाइजर होगा, और दूसरी पार्टी कौन होगी, फ्रेंचाइजी होगी। अब जब रिलेशनशिप होगा तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या, कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा क्या किया जाएगा, अंडर लॉ इसको पास करवाया जाएगा। हमने आपको क्या बताया कि यहाँ फ्रेंचाइजर क्या करेगा, राइट देगा। तो फ्रेंचाइजर यहाँ पर क्या प्रोवाइड करवाता है, एक्सक्लूसिव राइट देता है किसको, फ्रेंचाइजी को, ताकि वो फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर के बिजनेस के ब्रांड को क्या कर सके, इंजॉय करे। अब जब राइट देगा तो राइट के बदले में पेमेंट लेगा। फ्रेंचाइजी क्या करेगा, उस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए एक इनिशियल पेमेंट करेगा, और साथ ही साथ उस लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए एक रेगुलर अमाउंट ऑफ फी पेड करेगा, जो कि किस पर डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है या फिर प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जब फ्रेंचाइजर का बिजनेस होगा, तो अभी मैंने तुमको बताया क्या कि फ्रेंचाइजर सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी पेमेंट करेगा। तो फ्रेंचाइजर यहाँ पर क्या करेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट का पेमेंट तो करेगा ही करेगा फ्रेंचाइजी को, साथ ही साथ उसके मार्केटिंग का, इक्विपमेंट का, स्टाफ ट्रेनिंग का, रिकॉर्ड कीपिंग का, यानी एक बिजनेस को चलाने के लिए जो सारा खर्चा राम को बियर करना पड़ता, वो सारा खर्चा राम बियर नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा बियर, डोमिनोज करेगा। क्लियर। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन होगा। रिस्ट्रिक्शन किस टर्म में होगा, फ्रेंचाइजी बिजनेस के तहत रिस्ट्रिक्शन ये होगा कि फ्रेंचाइजी जब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में होंगे, तो जितने भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होंगे सारी चीजों को स्पेसिफाइड किया जाएगा। फ्रेंचाइजी कोई भी दूसरे तरीके का बिजनेस नहीं ऑप्ट कर सकता जब तक वो फ्रेंचाइजर के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट होगा फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी के बीच में, वो एग्रीमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर 5 साल। लेकिन इसको रिन्यू भी किया जा सकता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टीज। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी को तुम लोगों ने समझ लिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लिया, यानी फीचर्स को समझ लिया। फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी बिजनेस में आने के बाद फ्रेंचाइजी को क्या फायदा होता है और फ्रेंचाइजर्स को क्या फायदा होता है, हम ये दिखते हैं। यानी फ्रेंचाइजर कहने का मतलब नॉर्मल टर्म में समझो कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, फ्रेंचाइजर कहने का मतलब क्या, डोमिनोज को क्या फायदा होगा, और फ्रेंचाइजी कहने का मतलब क्या, राम को क्या फायदा होगा। तो समझो,
फ्रेंचाइजर को जैसे ही इंटर करेगा, ठीक है, फ्रेंचाइजर को क्या फायदा होगा कि फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी बिजनेस के कारण फ्रेंचाइजर फॉरेन मार्केट के साथ साथ अब क्या करेगा, डोमेस्टिक मार्केट में भी इंटर कर जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर डोमिनोज की बात करते हैं। डोमिनोज क्या था, तुम्हारा फॉरेन मार्केट में इंटर कर चुका था, फॉरेन मार्केट है, काम कर रहा था। लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनेस की मदद से क्या हुआ है कि आज डोमिनोज आपके घर घर में पहुंचा हुआ है। हो सकता है कि आप जहां रह रहे हो वहां से लोकेलिटी से 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर आपका बिजनेस होगा, डोमिनोज का शॉप होगा। और ये क्यों हो पाया, क्योंकि ये फ्रेंचाइजिंग बिजनेस आया। साथ ही साथ फ्रेंचाइजर क्या कर सकता है, बिना लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, एक सपोज है, डोमिनोज अगर डोमेस्टिक मार्केट में एंटर करना चाहता और अपना आउटलेट खुद ही सेटअप करना चाहता, तो उसको बहुत अमाउंट ऑफ मनी का खर्चा करना पड़ता। लेकिन इस फ्रेंचाइजी बिजनेस के कारण वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए बिना भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। और क्योंकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहा है, साथ ही साथ बिजनेस तो एक्सपेंड हो रहा है, उसके साथ ही साथ इसको एक रेगुलर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी और फी का भी पेमेंट मिल रहा है, जो कि किससे मिलेगा, फ्रेंचाइजी से मिलेगा। बिजनेस के इकोनॉमिक यानी बिजनेस के एक्सपेंशन के साथ उसका इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बल्क सप्लायर किया जाएगा बायर को, यानी बल्क में बाइंग किए जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंचाइजी को क्या मिलेगा, फिनेंशियल स्टेक इन बिजनेस मिल जाता है। मतलब क्या कि फिनेंशियल स्टेक कहने का मतलब क्या कि उसको सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज का फायदा भी मिलता है, जिसके कारण फ्रेंचाइजी और भी अच्छे से काम कर पाता है। फ्रेंचाइजर को एक और फायदा होता है कि वो हमेशा फ्रेंचाइजी के बिजनेस पर कंट्रोल मेंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो कि जैसे यहाँ राम ने डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लिया है, तो राम यहाँ पर सिर्फ डोमिनोज के प्रोडक्ट को ही बेच सकता है। उसे टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट को बेच सकता है जिस टेक्नोलॉजी को डोमिनोज यूज करती है। अगर यहाँ पर राम डोमिनोज की प्रोडक्ट के साथ किसी और प्रोडक्ट को बेचना चाहे तो वो नहीं बेच सकता। क्यों, क्योंकि फ्रेंचाइजर का हमेशा एक कंट्रोल उसके ऊपर बना रहेगा। साथ ही साथ फ्रेंचाइजर क्या कर सकता है, अपने गुडविल को इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि उसका नेटवर्क बढ़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी तुम गांव में भी जाओगे ना, तो अगर पिज्जा की बात करोगे ना, तो बच्चों के दिमाग में एक नाम बना हुआ है, डोमिनोज। ठीक है, पिज्जा पता हो या ना पता हो, डोमिनोज का नाम पता है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रेंचाइजर ने क्या किया, अपनी गुडविल को इंक्रीज किया बाय एक्सपेंडिंग हिज नेटवर्क। और ये नेटवर्क किसकी मदद से एक्सपेंड हुआ, तो फ्रेंचाइजी की मदद से एक्सपेंड हुआ। साथ ही साथ फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइजी की मदद से क्या होगा, फीडबैक और प्रेफरेंसेस का भी पता चलता है। क्यों, क्योंकि वो लोकल कस्टमर को जोड़ती है, तो उससे उसको उसका आइडिया होता है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजर। ठीक है, अब फ्रेंचाइजी को क्या फायदा मिलता है, अभी मैंने तुमको क्या बताया कि जैसे मान लो कि राम अपना बिजनेस सेटअप करता है, ठीक है, तो राम को अपना बिजनेस सेटअप करने में क्या होता है, नुकसान हो सकता था। नुकसान क्यों हो सकता था, क्यों, क्योंकि राम को बहुत सारा आइडिया नहीं है। ठीक है, राम को बहुत सारा आइडिया नहीं है, बिजनेस कैसे चलाया जाए, पिज्जा बिजनेस कैसे चलाया जाए। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी बिजनेस में आने के कारण क्या फायदा हो गया कि राम को सपोर्ट और एडवाइस मिलने लगा, किससे, तो फ्रेंचाइजर से। और साथ ही साथ उसको स्टाफ ट्रेनिंग भी मिल रहा है और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, तो जिससे उसका काम आसान हो जाएगा। साथ ही साथ वो अपने बिजनेस को लेस इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि सारा कॉस्ट किसके द्वारा बियर किया जाएगा, डोमिनोज के द्वारा। साथ ही साथ फ्रेंचाइजी को यहाँ पर स्टैब्लिश नेम, ब्रांड और नेशनल एडवर्टीजमेंट भी मिलेगा। अब राम को यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट में तो खर्चा करने का जरूरत नहीं है। चांसेस ऑफ फेलियर भी बहुत खराब है, कम है। क्यों, क्योंकि मार्केट पहले से स्टैब्लिश्ड है, ब्रांड का नेम पहले से स्टैब्लिश्ड है, तो फेलियर के चांसेस बनते हैं कम। साथ ही साथ अगर राम वहां पर अपनी पिज्जा बेस्ड कंपनी स्टैब्लिश करने जाता, मान लो कि राम पिज्जा नाम की एक कंपनी स्टैब्लिश करने जाता, तो हो सकता है कि बैंक उसको लोन नहीं दे। लेकिन जैसे ही वो यह बोल के जाएगा ना कि उसे स्टेब्लिश करना है कौन सा बिजनेस, तो उसे स्टैब्लिश करना है बेसिकली डोमिनोज के साथ बिजनेस, तो उस केस में बैंक उसको क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से फ्रेंचाइजर बिजनेस के फायदे हैं, उसी तरीके से फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के नुकसान भी हैं। क्या क्या नुकसान है, तो फ्रेंचाइजर को क्या नुकसान होता है कि अगर फ्रेंचाइजी ने क्या किया, उसके नाम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया,
उसके रेपुटेशन का यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसके स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और सर्विसेज का यूटिलाइजेशन सही से नहीं किया, तो फ्रेंचाइजर बिजनेस का नाम और रेपुटेशन क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। साथ ही साथ फ्रेंचाइजर क्या करता है, फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इनिशियल बेसिस में। अगर फ्रेंचाइजी ने इस चीज को मेंटेन नहीं किया तो ये कॉस्ट उसका खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ जो ऑन गोइंग कॉस्ट चल रहा है वो सारा चीज उसका लॉस में चला जाएगा। फ्रेंचाइजी को क्या बिजनेस से नुकसान होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कभी नहीं रहेगी। बिजनेस मेरा है, बिजनेस राम का है, लेकिन राम कभी भी इंडिपेंडेंटली उसको ऑपरेट नहीं कर सकता है। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, एक रॉयल्टी का पेमेंट हमेशा रेगुलर बेसिस पर करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मान लो कि कोई सामान उसको मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा हो, लेकिन वही सामान डोमिनोज अगर उसको 150 रुपए में प्रोवाइड कर रही है, तो फ्रेंचाइजी को क्या करना होगा, वो सामान डोमिनोज से ही लेना होगा, वो लोकल मार्केट से सामान को नहीं परचेस कर सकता है। साथ ही साथ वो फ्रेंचाइजर्स के अप्रूवल के बिना अपने बिजनेस को भी नहीं सेल कर सकता है। मतलब क्या कि राम अगर अपने बिजनेस श्याम को सेल करना चाहे, तो विदाउट द टेकिंग परमिशन फ्रॉम द डोमिनोज ही कैन नॉट सेल हिज। ठीक है। तो ये फ्रेंचाइजी थे, यही फ्रेंचाइजर के फायदे थे और फ्रेंचाइजर के नुकसान थे। ठीक है। इसी के साथ एक नया बिजनेस और हमारे एग्जिस्टिंग लाइफ में आता है, दैट इज कंसिडर्ड आउटसोर्सिंग। ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या होता है समझो। आउटसोर्सिंग नाम से ही समझो। मान लो सपोज दैट, समझना, मान लो कि मेरी बिजनेस है। ठीक है। मेरा बिजनेस है, मान लेते हैं किसका, इलेक्ट्रिक का। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की। ठीक है। अब क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्या करता हूँ, सोल्ड करता हूँ अपने कस्टमर्स को। ठीक है। लेकिन सोल्ड करने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे प्रोडक्ट्स में कुछ कुछ खराबियां हैं, जिसके कारण प्रोडक्ट में हमेशा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अब एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपने यहाँ से स्टाफ भेजूं और इनके प्रोडक्ट को ठीक करवा सकूं, क्योंकि मुझे आफ्टर सेल सर्विसेज देना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बिजनेस है, ठीक है, एक कोई कंपनी है, मैं उसके पास चला जाता हूँ। ठीक है। मान लेते हैं XYZ। ठीक है। मैंने क्या किया, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि मैं जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा उस प्रोडक्ट के में आफ्टर सेल जो भी सर्विसेज होगी वो आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी, और इस सर्विसेज के बदले में मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पेड करूंगा। दैट बिजनेस इज कंसिडर्ड क्या, आउटसोर्सिंग बिजनेस। ठीक है। आउटसोर्सिंग बिजनेस refers to that type of business under which we engage the service of an outsider agency to manage, deliver and operate one or more business activity and process or function of the business organization। यानी क्या कि आउटसोर्सिंग एक ऐसा बिजनेस सर्विसेज है जहां पर हम आउटसाइडर एजेंसीज की, यानी वो मेरी बिजनेस नहीं है, वो किसी और की बिजनेस है, लेकिन उसके बिजनेस को मैनेज करना, डिलीवर करना, ऑपरेट करना, और किस तरीके से उसकी बिजनेस की एक्टिविटी को प्रमोट किया जा सकता है, उन सारे काम को देखना, दैट इज कंसिडर्ड क्या, आउटसोर्सिंग बिजनेस। ठीक है। आउटसोर्सिंग बिजनेस बेसिकली क्या करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, और जितनी भी एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोवाइड की जाने वाली होती है जिससे कस्टमर बेस बने, तो उसको ये क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पर बेसिकली दो पार्टी होंगी, एक क्लाइंट कंपनी होगी और दूसरा आउटसोर्स कंपनी होगी। क्लाइंट कंपनी क्या करेगी, आउटसोर्स कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट करेगी, और आउटसोर्स कंपनी क्या करेगी, उस पेमेंट के बदले में उस कंपनी के डिजाइनिंग का, मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग का और आफ्टर सेल सर्विसेज के काम को करेगी। दैट इज कंसिडर्ड क्या, आउटसोर्सिंग बिजनेस। ठीक है। इस आउटसोर्सिंग बिजनेस का एडवांटेजेस भी बहुत सारा होता है। ठीक है। क्या एडवांटेजेस है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने तुमको क्या बताया कि मान लो मेरी बिजनेस है, ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट तो बेच चुका हूँ, लेकिन मैं आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा, क्योंकि मैं आफ्टर सेल अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता रहूंगा तो मैं प्रोडक्ट कब बेचूंगा। ठीक है। लेकिन मुझे अपना कस्टमर बेस भी तो बनाना है। ठीक है। मुझे अपना कस्टमर बेस भी तो बनाना है। तो उस केस में मैं क्या करूं, ठीक है, उस केस में मैं क्या करूं, तो उस केस में यहां पर क्या कहा गया कि मैंने आउटसोर्सिंग किया। अब आउटसोर्सिंग से फायदा मुझे क्या हुआ, समझो मुझे क्या फायदा हुआ। आउटसोर्सिंग ने क्या कर दिया, मेरे टाइम और एफर्ट को बचा दिया। मतलब क्या कि वो टाइम जो मुझे कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज के बाद देना था,
अब मैं वो टाइम किसको दे सकता हूँ? अपने बिजनेस को दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो काम कौन कर रहा है? मेरा आउटसोर्सिंग एजेंसी कर रहा है। ठीक है। यानी यहाँ पर इंटरप्राइजेस क्या हो चुका है? फ्री हो चुका है अपने, फ्री फ्रॉम फ्री टू परफॉर्म फ्रॉम इट्स रूटीन एंड नॉन कोर एक्टिविटी। जो उसकी नॉन कोर एक्टिविटी है, अब उसको उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो उससे फ्री है। ठीक है। आउटसोर्सिंग एजेंसी का फायदा ये हुआ कि मान लो कि मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, मैं प्रोडक्ट को बना कर बेच रहा हूँ, मैं आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मशीन बनाई जाती है। तो आउटसोर्सिंग सर्विसेज क्या है? वो स्पेशलाइज्ड है उसी एक्टिविटीज में। ठीक है। तो जब वो स्पेशलाइज्ड है एक्टिविटीज में, तो वो मेरे लिए जब परफॉर्म करेंगी उस काम को, तो वो काफी अच्छे से परफॉर्म करेंगी और मेरे कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग बिजनेस का को स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट पे ही बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, और जो कंपनी होती है, यानी जो एजेंसीज कंपनी होगी, वही पैसा देके इस बिजनेस को क्या करती है? रन करती है। ठीक है। आउटसोर्सिंग सर्विसेज का एडवांटेजेस यह भी है कि ये एक्सपर्ट एडवाइस और असिस्टेंस किसको प्रोवाइड करवाता है? क्लाइंट को प्रोवाइड करता है, जिससे कस्टमर बेस भी बनता है। साथ ही साथ ये फर्म को सेव करता है प्रॉब्लम ऑफ हायरिंग से, और साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ द लेबर फोर्सेस फॉर द जॉब दैट कैन हायर थ्रू आउटसाइडर। साथ ही साथ ये फ्रीडम देता है टू चूज आउटसोर्सिंग सर्विसेज, जो कि उसके डिमांड और नीड पर बनती है। जैसा कि तुम लोगों ने सुना होगा, तुम लोग देखते होगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तुम लोग कभी भी कहीं खाना वगैरह खाने जाते होगे या फिर घूमने जाते हो, तो रेटिंग देखते हो ना? रेटिंग्स। ठीक है। अब ये रेटिंग कैसे काम करता है? तो ये रेटिंग को बढ़ाने का काम कौन करती है? एक आउटसोर्सिंग कंपनी करती है। ठीक है। और यही आउटसोर्सिंग कंपनी क्या करेगी? इस काम को करेगी। ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर काम करो, तो एक कंपनी को तुम विजिट कर सकते हो। कंपनी का नाम है द ट्रिपल प्लस। ठीक है। द ट्रिपल प्लस तुम विजिट करोगे, तो द ट्रिपल प्लस इज आउटसोर्सिंग कंपनी, जो कि क्या करती है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस को ऑपरेट करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, तो मेरे को ये क्या करेगी? ये कंपनी, मैं इसको कांटेक्ट करूंगा, ये कंपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी चार्ज करेगी, और इस फी के बदले में ये मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने में, मेंटेन करने में, ब्रांड वैल्यू बनाने में, साथ ही साथ मेरे बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करवाया जाए, इन सारी चीजों पर यह कंपनी ध्यान देगी, और इसके बदले में एक सर्टेन टर्म ऑफ मनी पेड करेगी। दैट इज कंसिडर्ड क्या? आउटसोर्सिंग बिजनेस। ये इसका फायदा होता है। ड्रॉबैक क्या होगा? दूसरा क्या ड्रॉबैक क्या होगा? सबसे पहला, अब एक बात बताओ, बिजनेस मेरा अब सब मैं किस पर दे चुका हूँ? किसी दूसरे कंपनी पे। अब मुझे क्या होगी? मेरे ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं किस पर डिपेंड हो रहा हूँ? आउटसोर्सिंग एजेंसीज पर डिपेंड हो चुका। साथ ही साथ सर्विस लेवल और सर्विस ऑफ क्वांटिटी जो डिजायरेबल लेवल की होती है, वो नहीं मिल पाती। हो सकता है कि अगर मैं कोई सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा बिजनेस है, तो हो सकता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज मैं अपने कस्टमर को ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन हो सकता है कि आउटसोर्सिंग सर्विसेज वैसी सर्विसेज ना प्रोवाइड कर पाए, तो मुझे हमेशा एक क्या रहेगा? सेटिस्फैक्शन लेवल की मेरे पास कमी रहेगी। साथ ही साथ फर्म को क्या हो सकता है? डिले का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी कभी कभी हो सकता है कि डिले प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। साथ ही साथ बिजनेस की सिक्रेसी लीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन को आउटसोर्सिंग एजेंसीज के साथ शेयर करना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग कंपनी कभी कभी क्या करती है? अनफेयर लैब प्रैक्टिसेस भी करती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगी? क्योंकि आपका बिजनेस अब इनके ऊपर डिपेंड हो चुका है ना, तो ये आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनको पेड करना पड़ेगा। ये जॉब अपॉर्चुनिटी लोकल सिटीजन्स के लिए खत्म कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज बाहर से हायर करके ले आती है, जिसके कारण लोकल सिटीजन्स को जॉब नहीं मिलता। अब कौन कौन सा आउटसोर्सिंग के टाइप होते हैं? तो बहुत सारे हैं। पहला, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ये फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग क्या होता है? यहाँ पर हम आउटसोर्सिंग की मदद से एक वैसे व्यक्ति को हायर करते हैं, जो कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगा, पेरोल को मेंटेन करेगा, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग को देखेगा। यानी आपके बिजनेस में शेयर को इश्यू करने से लेकर, डिबेंचर्स को इश्यू करने से लेकर, उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, उन सारी चीजों का अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब हम किसी दूसरे कंपनी के हाथ में देते हैं, तो दैट कंपनी इज कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्सिंग। ठीक है। दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट सर्विसिंग आउटसोर्सिंग। इसके तहत हम क्या करते हैं? हम सारा अपने प्रोडक्ट के बारे में काम किसको देते हैं? एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को देते हैं। वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी क्या करेगी? मेरे लिए डिजाइनिंग का काम करेगी, लोगो बनाएगी, स्पेस अरेंज करेगी, टाइम स्पेस करेगी, और मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेगी। बस ये उसका काम है।
कुरियर सर्विसेज ये बेसिकली क्या करेगी, आपके प्रोडक्ट को, आपके गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह प्रोवाइड करने का कोशिश करेगी। और उसके बाद होता है एक कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। आपको फोन करके पूछेगी कि आपने प्रोडक्ट यहाँ से परचेज किया, तो प्रोडक्ट यूज करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो हम अपने एजेंट्स को भेजेंगे, जो कि आपके प्रोडक्ट को आपको डेमो देकर समझाएंगे। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए कंप्लेन करेंगे। तो बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड अ कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ठीक है। तो ये था हमारा क्या, दूसरा बिजनेस, दैट इज कंसिडर्ड क्या, आउटसोर्सिंग। तो जो अब देखो बात करते हैं तीसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की। जो तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस है दैट इज कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने बुर्ज खलीफा का नाम सुना है, ठीक है। अब बुर्ज खलीफा जो बना है, अब तुमको क्या लगता है उसको किसने बनाया होगा? क्या एक जगह के इंजीनियर ने उसका मैन्युफैक्चरिंग कर दिया? नहीं। उसको बनाने के लिए क्या किया गया था कि विश्व से जितने भी टैलेंटेड इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, उनको बुलाया गया और उन लोगों ने क्या किया, उस बिजनेस को बनाया। ठीक है, उस बिल्डिंग को बनाया। अब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उनको बोला कि आप मिलकर एक टीम तैयार कीजिए, और वो टीम क्या करेगी, मेरे लिए एक स्पेशल सर्विसेज का काम करेगी। दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट को क्रिएट करने का काम करेगा किसी दूसरे कंपनी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। ये एक ऐसी कंपनी होगी जो स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ऑर्गेनाइजेशंस को इन रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पर एक फर्म क्या करेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले लेगा और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट को बनाएगा, मंगवाएगा और उनको एक जगह इंप्लीमेंट करेगा और अपना काम खत्म करेगा। दैट इज कंसिडर्ड क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है। बेसिकली इसके सर्टेन टाइप्स होते हैं जहां पर कंपनी क्या करेगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ एंटायर प्रोडक्ट ऑफ वन कंपनी टू अनदर। जैसे फॉक्शन टेक्नोलॉजी ग्रुप का नाम जो सुने होंगे, वो क्या करता है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है। लेबर के लिए फ्लेक्स एक कंपनी होती है। ठीक है। जो तुम्हारा दूसरा कंपनी है जैसे डियरफील्ड मशीन पार्ट है, वो स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, फैब्रिकेशन ऑफ रबर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ट्यूबिंग एंड सप्लाई इट टू रेप्यूटेड फर्म्स। ठीक है। फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम करती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फायदा क्या होता है? ठीक है। सबसे पहला फायदा ये है कि आपके लिए टाइम बचा देगी। ठीक है। आपको क्या करना है, अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करना है, आपने क्या कर लिया, पैसा दिया, आपका मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट तैयार रहेगा। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको क्या करेगा, बेनिफिशियल हो जाएगा वैसे सिचुएशन में जहां पर कंपनी के पास नॉलेज नहीं है किसी सर्टेन प्लेस के रिगार्डिंग, और उस लोकल कंपनी ने उस रिक्वायरमेंट को मीट कर दिया है। ठीक है। जैसे बुर्ज खलीफा जब बन रहा था तो हो सकता था कि वहां के लोकल इंजीनियर्स को इसको कैसे बनाना उसका आइडिया नहीं हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्या हुआ, जब डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज आई तो उन्होंने क्या किया, उस प्रोडक्ट को बनाया, उस बिल्डिंग को बनाया। साथ ही साथ ये firm can save on the cost of capital as they do not have to pay for equipment, labor, training and place etc। आपको हर चीज के लिए पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, आपने एक बार पेमेंट कर दिया और सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको हायरिंग करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हायरिंग कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, आपको मल्टी म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा फर्म के लिए भी, और साथ ही साथ ये इन्वॉल्व करेगा प्रोडक्ट को इजीली इनफ तरीके से बनाने में, और आपके बिजनेस को ये फ्लो यानी आपके बिजनेस के ग्रो में भी क्या करेगा, मदद करेगा। लेकिन साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि आप पूरी तरीके से डिपेंड रहोगे किस पर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के पर, जिसके कारण लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी विदाउट डायरेक्ट कंट्रोल। साथ ही साथ यहाँ पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, किसके रिगार्डिंग, तो पार्ट्स के रिगार्डिंग। डिमांड और सप्लाई पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर लॉसेस होता है सर्टेन पार्ट का, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इस पर कोई हाथ नहीं देती है, इसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ हायरिंग किया जाएगा जब कंपनी का
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर तो आपकी कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर लूज कर देगी अपना कंट्रोल। फॉर एग्जांपल के तौर पर इसको, इस लाइन को ऐसे समझ लो कि मान लो कि मुझे एक घर बनाना है। मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप मेरा घर बनाओ। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, चार लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे घर को बनाने के लिए। अब इट मीन्स क्या, मैंने तो इसको काम दिया था, मुझे तो लगा कि इसका गुडविल अच्छा है, लेकिन अब इसने क्या किया, चार लोगों को अलग अलग काम दे दिया। मुझे अब कोई कंट्रोल नहीं है मेरा। तो दिस टाइप ऑफ द डिसएडवांटेजेस वी हैव टू फेस इन द आउटसोर्सिंग बिजनेस, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब देखो, एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है, और हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, हम इसे यूज कर रहे हैं, और ये डे टू डे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दैट इज कंसिडर्ड ई कॉमर्स। ठीक है। कॉमर्स, इट मीन्स क्या, ट्रेड एज वेल एज एक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है। क्योंकि अपने अंदर ट्रेड को भी इंक्लूड कर रहा है और एक्सिलरी टू ट्रेड को भी इंक्लूड कर रहा है। और ये ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड किसकी मदद से हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ई कॉमर्स, इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पर जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किसकी मदद से हो रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ई कॉमर्स कर क्या रहा है, तो ये अलाउड कर रहा है फर्म को, किस चीज के रिगार्डिंग, टू एस्टैब्लिश अ मार्केट प्रेजेंस। ठीक है, एक मार्केट प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने में, जो कि क्या करेगा, एग्जिस्टिंग मार्केट प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट पोजीशंस को क्या करेगा, इनहांस करेगा, प्रोवाइड करेगा गुड्स को एक चीपर रेट पर, साथ ही साथ मोर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। दैट इज कंसीडर्ड एज ई कॉमर्स। ठीक है। अब ई कॉमर्स को ना डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन किया गया है। अब ई कॉमर्स, सिंस हमने कहा कि ये कॉमर्स होगा, यानी ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड दोनों को इंक्लूड करेगा, तो ई कॉमर्स ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है, कि डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज और पेमेंट ओवर टेली कम्युनिकेशन चैनल, कंप्यूटर नेटवर्क ऑन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड क्या, ई कॉमर्स। यानी जब हम डिलीवरी कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का, प्रोडक्ट का और सर्विसेज का, या फिर पेमेंट का, टेलीकम्युनिकेशन चैनल के द्वारा या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा, जीपे के द्वारा हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, दैट इज कंसिडर्ड एन ई कॉमर्स। बिजनेस प्रोसेस की बात करें, तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया, जिससे हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिक हो गया और वर्क फ्लो भी ऑटोमेटिक हो गया, तो दैट इज कंसिडर्ड ई कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अभी हमें मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, हम अमेजोन खोलेंगे और सारा का सारा प्रोडक्ट हमें हमारे मोबाइल पर मिल जाएगा। यानी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू बाट द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड वर्क फ्लो इज कंसिडर्ड ई कॉमर्स। सर्विसेज के रिगार्डिंग कहीं जाना नहीं है, ई कॉमर्स इज द सर्विसेज perspective addressing the desire of a firm, consumer and management to cut service costs while improving the quality of goods and services and increasing the speed of services is considered the e-commerce। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, घर में मेरे पास कार है, मुझे कार की वॉशिंग करवानी है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अर्बन को बुक कर रहा हूँ, मेरे घर में वो आ रहा है टोटल इक्विपमेंट के साथ, कंज्यूम मेंटेनेंस के साथ आ रहा है, मेरे घर में आता है, कार को धो के चला जाता है, और मैं उसका पेमेंट भी ऑनलाइन कर देता हूँ, दैट इज कंसिडर्ड ई कॉमर्स। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिव से, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट, और सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पे, दैट इज कंसिडर्ड ई कॉमर्स। और इन सिंपल टर्म, ई कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन across electronic network at any stage in the supply chain, top to bottom, any stage, वेदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, बिटवीन बिजनेस, बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर, और बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वेदर पेड और नॉट इज कंसिडर्ड एन बिजनेस। यानी ई कॉमर्स मीन्स बी टू बी बिजनेस, बी टू सी बिजनेस, सी टू सी बिजनेस, सी टू बी बिजनेस, दैट ऑल आर कंसिडर्ड एज ए क्या, ई कॉमर्स। यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस क्या, आप क्या करते हो, ब्लॉग लिखते हो, ऑन द बेसिक्स ऑफ द ब्लॉग, बिजनेस क्या कर रहा है, आपके ब्लॉग में जो भी आपने इच्छाएं रखी, उसको बिजनेस ने क्या किया, ऑप्ट किया, और उसके बेसिस पर आपने प्रोडक्ट में वेरिफिकेशन किया और प्रोडक्ट को फिर मार्केट में लॉन्च किया, दैट इज सी टू बी बिजनेस। सी टू सी बिजनेस, सी टू सी बिजनेस जहाँ कंज्यूमर टू कंज्यूमर कांटेक्ट में आ रहे हो, आपने
सुना होगा क्विकर के बारे में, जहां पर कस्टमर टू कस्टमर डील कर रहे हैं, बी टू सी बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। बी टू बी बिजनेस जहां पर बिजनेस टू बिजनेस काम कर रहा है, दैट इज कंसिडर उड़ान। उड़ान सुने होगे नाम। दैट ऑल आर कंसिडर द क्या, ई कॉमर्स बिजनेस। क्या फैक्टर्स हैं, एक रीजन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसने ग्रो करने में मदद किया ई बिजनेस को। सबसे पहला, लो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स। इन सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि फैक्टर्स जो भी ई कॉमर्स को प्रमोट करने में मदद कर रहा है ना, दैट इज कंसिडर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव हुई ना, ई कॉमर्स बिजनेस भी अपने आप को इंप्रूव करता गया और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस हमने देखा, दैट इज कंसिडर ई कॉमर्स। और ये टेक्नोलॉजी बूस्ट होने के कारण क्या हुआ, उसके यूजेस यानी जो मीन्स जिसके थ्रू हम ई बिजनेस को ऑपरेट कर सकते थे, ई कॉमर्स को ऑपरेट कर सकते थे, उनमें क्या हुआ, चेंजेस आया। जैसे कंप्यूटर का कॉस्ट, कंप्यूटर के लो कॉस्ट ने क्या किया, कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी करवा दी, मोबाइल फोन की अवेलेबिलिटी करवाई, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, बिजनेस को अट्रैक्ट किया। ठीक है। रैपिड एक्सपेंडिंग बेस ऑफ इंटरनेट यूजर इन द कंट्री। आप देखते हो इंटरनेट कहाँ पहले 2G आता था, 2G से 3G हुआ, 3G से 4G हुआ, अब 4G से 5G हो गया। और इंटरनेट सर्विसेज अपने आप को इतना एक्सपैंड कर रहा है कि ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, किसी ने सुना भी नहीं था कि डिजिटल फंड ट्रांसफर भी हो सकता है, और ना ही सोचा था। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, डिजिटल फंड ट्रांसफर करते हो। किसी के पास आज पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहता, अगर हमें एक चॉकलेट भी खरीदना होता है ना, तो हम जीपे करते हैं। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग एट होम, 24/7 शॉपिंग अवेलेबल है, आप जब चाहो तब शॉपिंग कर सकते हो। ई कॉमर्स प्रमोट हो रहा है। लेस स्पेस रिक्वायर्ड, अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए मुझे बहुत बड़े शॉप की जरूरत नहीं है। बस एक मोबाइल चाहिए जहां पर मैं अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकूं, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। इंप्रूवमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 2 days डिलीवरी, 3 days डिलीवरी। आप ज्यादा पेमेंट करके आज के आज डिलीवरी ले सकते हो, 1 day डिलीवरी। यानी इसने क्या किया, ई कॉमर्स को ग्रो किया। साथ ही साथ अट्रैक्ट यंगस्टर, हम मार्केट नहीं जाना चाहते, हम नहीं चाहते कि हम भीड़ में जाकर सामान परचेज करें। वी फील कंफर्टेबल while shopping on internet, we feel comfortable while shopping on internet. So due to this we use e-commerce, and these are the factors which promote the growth of e-commerce. लेकिन इसके साथ भी अभी भी ई कॉमर्स सेक्टर को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? सबसे पहला, टेली कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी गांव में क्या है, टेली कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, जिसके कारण ई कॉमर्स सेक्टर अभी इंडिया में पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाया है। लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, अभी भी बहुत ज्यादा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, जिसके कारण मल्टीपल गैप्स मिलते हैं, हम नहीं ग्रो कर रहे हैं ई कॉमर्स सेक्टर्स में। लैक ऑफ ट्रस्ट, अभी भी बहुत सारे लोग COD का यूज करते हैं, यानी कैश ऑफ डिलीवरी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हमारा ट्रस्ट इश्यू ब्रेक हो जाएगा, तो दैट इज लैक ऑफ ट्रस्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा आर नॉट assured। वही बात मैंने बोला अभी, आप COD को लेते हो लेकिन आप कार्ड पेमेंट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी पर खतरा है। लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नेट बैंकिंग, कंपनी के पास बहुत लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, जिसके कारण प्रोडक्ट ई कॉमर्स बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहा है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ साइट मेंटेनेंस, प्रॉफिट कम है लेकिन साइट को मेंटेन करने के लिए एडिशनल कॉस्ट भी पेमेंट करना पड़ रहा है, बिजनेस को चैलेंजेस फेस हो रही है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परचेज हैबिट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम्हें एक कॉस्टली क्लॉथ खरीदना पड़े, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक क्लॉथ है जिसकी कॉस्टिंग है 40,000 रुपए या 30,000 रुपए, और मैं बोलूं कि ये ऑनलाइन परचेज कर लो, क्या परचेज करोगे? नहीं करोगे। क्यों? एक्सपेक्टेशंस नहीं है, नहीं समझ में आएगा ऑनलाइन परचेज करने में। क्यों? क्योंकि जब तक हम फैब्रिक्स को खुद अपने हाथ में लेकर नहीं देखेंगे, जब तक हम उसको 2 बार ट्राई नहीं करेंगे, हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम के कारण भी चैलेंजेस है ई कॉमर्स इन इंडिया में। और साथ ही साथ डिफिकल्ट इन डिलीवरी इन सेफ एंड साउंड मैनर। बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट मंगाते हो लेकिन प्रोडक्ट डैमेज्ड आता है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी में गड़बड़े होती हैं। क्या है स्कोप ई कॉमर्स सेक्टर का इंडिया में?
स्कोप अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंटायर वर्ल्ड जो क्या हो रहा है, अब एक मार्केट बन चुका है, किसके कारण? ड्यू टू ई कॉमर्स के कारण। वायरलेस एप्लीकेशन पोर्टल यानी WAP के कारण क्या हो रहा है, बिजनेस जो फ्लॉरिश कर रहा है एवरी ईयर में, तो बिजनेस का ग्रो होगा। हेल्प ऑफ ई कॉमर्स के कारण क्या हो रहा है, सेफ्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट हो रहा है। जैसे अभी आप डिजी लॉक में सारे डॉक्यूमेंट को रख देते हो, बिजनेस ग्रो करेगा। प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस अब एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप पटना में बैठे बैठे भी क्या कर रहे हो, अमेरिका से ऑर्डर कर रहे हो परचेजिंग। तो ई कॉमर्स सेक्टर का ग्रो हो रहा है। स्पेस और मैन पावर कॉस्ट को घटा रहा है। क्यों? क्योंकि सारा चीज अब किस में अवेलेबल है, तो आपकी मोबाइल के साइट पर अवेलेबल है, और इसको ऑपरेट करने के लिए मैन पावर कॉस्ट का भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ऑफिस ऑटोमेशन यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ आउटरीच ऑपरेशन है ई कॉमर्स का, यानी 24/7 अवेलेबल है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, नेशनल बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया है। आप पटना में बैठे बैठे भी अमेरिका से सामान ऑर्डर कर रहे हो, तो बिजनेस ग्रो करेगा इंडिया में। साथ ही साथ ई कॉमर्स ने क्या किया है, ट्रेडिंग कॉस्ट को घटा दिया है, जिसके कारण प्रोडक्ट आपको चीपर मिल रहा है। लोअर कॉस्ट में आप प्रोडक्ट को परचेज कर पा रहे हो, और आपकी डिमांड एंड सप्लाई को भी मीट कर रहा है। साथ ही साथ एक्सटेंडेड कर रहा है इंटरप्राइजेस की कनेक्टिविटी को, इकोनॉमिक इन वन क्लिक, यानी एक क्लिक में ही आप क्या कर रहे हो, इंटायर वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हो। तो जिससे आपका ई कॉमर्स बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। तो इन ओवरऑल नटसेल हम ये कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया में क्या है। तो इंडिया में स्कोप ऑफ ई कॉमर्स अच्छा है। इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अब टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रही है। और साथ ही साथ ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ई कॉमर्स ग्रो करेगा। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कवर होता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर द क्लास गाइज।